सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलिजन इज हेड ऑन पार्शली इलास्टिक और पार्शली इन इलास्टिक कॉलिजन, जिसके लिए हमने वैल्यू देखा था कि ई का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने समझा था मोमेंटम के बारे में। सो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, किसी भी टाइप का कॉलिजन हो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। ठीक, नेक्स्ट सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कॉलिजन, यानी हमने देखा था कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर हुआ था, जिसको आपने कैलकुलेट किया था हाफ m1 m2 अपन m1 प्लस m2 हाफ m1 m2 अपन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कॉलिजन, दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, तो दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लॉस हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडीज डू नॉट स्टिक टू ईच अदर, जैसा आपने समझा था कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टक कर जाती है और सेम वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन पार्शली इलास्टिक या पार्शली इन इलास्टिक कॉलिजन में ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जो बॉडीज है वो एक दूसरे से स्टिक नहीं करती है, यानी वो अलग अलग ही मोशन करेगी, दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी हम v2 कंसीडर कर लेंगे। तो क्या बातें हमें ध्यान रखना है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन लॉस मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉस आपको मिलेगा लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। एंड थर्ड, बॉडीज डू नॉट स्टिक टू ईच अदर, बॉडीज दोनों एक दूसरे से स्टिक करके फाइनल मोशन नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि दिस इज फर्स्ट बॉल, मास m1, वेलोसिटी u1, सेकेंड बॉल मास m2, वेलोसिटी u2, कोलाइड कर रही है। और कोलाइड किस तरीके से कर रही है, पार्शली इलास्टिक, यानी जो E का वैल्यू है वो आपका 0 से लेकर 1 के बीच में है, या सिंपल ऐसा भी लिखा आ सकता है कि कहीं पे केवल E लिखा है, तो E किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शली इलास्टिक या पार्शली इन इलास्टिक कॉलिजन को रिप्रेजेंट करता है। एंड आफ्टर द कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी बनेगा v1 एंड सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी रहेगा v2। इनिशियली हमने सभी का डायरेक्शन सेम माना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए आपने एरोज बना दिए हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करें कि v1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो और v2 बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में आंसर अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स जो भी डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन आ रही होगी, तभी उसका आंसर नेगेटिव में आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2, सभी वेलोसिटीज का डायरेक्शन हमने सेम कंसीडर किया है इसलिए अब वेक्टर नहीं लगा रहे, सबको आप पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस x में ही लिख रहे हैं, इसलिए u1 u2 एंड इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन बनेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, यानी इक्वेशन ऑफ E। अब इक्वेशन ऑफ E बनता क्या है, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम v1 एंड v2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए लिखा था वैल्यू, उसी तरीके से हम पार्शली इलास्टिक कॉलिजन के लिए भी वैल्यू लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर वैल्यू ऑफ v1 इज इक्वल टू m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 1 प्लस e m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। बात समझ में आई? तो ये इक्वेशन हमें मिलता है अगर आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो V2 का वैल्यू कैसे मिलेगा कि जहाँ पर V1 M1 आ रहा है वहाँ पर M2 लिख दिया जाए, जहाँ M2 आ रहा है वहाँ पर M1 लिख दिया जाए, U1 एंड U2 को भी इंटरचेंज कर दिया जाए, तो दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी, यानी M2 के प्लेस पर M1। सो M2 माइनस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2, प्लस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, U1 के प्लेस पर U2 प्लस 1 प्लस ई M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये दो बेसिक फॉर्मूलेज बन गए। इन दोनों बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी टाइप के कॉलिजन में V1 एंड V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम बोल रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो E का वैल्यू कितना रखोगे 1, E का वैल्यू 1 पुट करोगे तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 1 प्लस 1 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, सेम वही फॉर्मेट बना है। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू कितना 0, वैल्यू पुट करो आपको आंसर सिमिलर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको पार्शियली इलास्टिक कोलिजन दिया गया है तो जो भी वैल्यू E का दिया है आप इक्वेशन में पुट करें, वैल्यू मिल जाएगी। यानी आप चाहते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करें, मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन बनाए, E का इक्वेशन बनाए, दोनों को सॉल्व करें, V1 V2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दोनों फॉर्मूलेज हैं जहाँ पर M1 M2 U1 U2 इनिशियल मास एंड इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आपको V1 V2 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो सिस्टम की बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी है कितनी। फर्स्ट पार्टिकल M1 मास का है और वो U1 वेलोसिटी से चल रहा है तो हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल M2 मास का U2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन कितनी बनेगी। जो फर्स्ट पार्टिकल है अब वो चलने लगा V1 से, सो हाफ M1 V1 स्क्वायर एंड सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया है V2, तो सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, हाफ M2 V2 स्क्वायर। फिर हमने ये बोला है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस आपको मिलता है, जो डेल्टा के है वो आपको जीरो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, यानी हमें कुछ ना कुछ लॉस मिलता है। तो लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉस कैलकुलेट कैसे करें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू ऑफ डेल्टा के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, यानी इनिशियल एनर्जी में से अगर हम फाइनल एनर्जी माइनस कर दें तो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। और V1 V2 का वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया इन दोनों इक्वेशन से, ये आपने पुट किया, तो V1 V2 का वैल्यू आपने पुट किया, पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा, ध्यान से समझना, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 1 माइनस E स्क्वायर एंड U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। अगेन ध्यान रखें वेलोसिटी हमें विद डायरेक्शन रखना है। अगर दोनों पार्टिकल सेम ही डायरेक्शन में इनिशियली मूव कर रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा और आंसर में U1 माइनस U2 ही मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट पार्टिकल जा रहा है प्लस x में और सेकेंड पार्टिकल जा रहा है माइनस x में, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा U1 माइनस माइनस ऑफ U2, यानी विद डायरेक्शन हमें वेलोसिटी पुट करना है। तो ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, तो आपके पास कितनी इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर आपके पास एक इक्वेशन सेट बना है जिसको आप इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 आपको वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर कॉलिजन रिप्रेजेंट करके देगा। ठीक है, इसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम इक्वेशन नंबर 4 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 4 gives amount of kinetic energy lost during collision
यानी कॉलिजन में कितना काइनेटिक एनर्जी का कितना अमाउंट लॉस हो गया है, वो आपको इक्वेशन 4 से दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। क्या आपने परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में भी सेम ऐसा ही कुछ फॉर्मूला देखा था? ई का वैल्यू क्या रख दें? 0। ई का वैल्यू 0 रखते ये वैल्यू हो जाता है 1, यानी ये फैक्टर वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे आपने लिखा था हाफ m1 m2 अपन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर। तो यहाँ जो पार्शली इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो फॉर्मुलेज बनते हैं वो आपके बिल्कुल ऐसा हो गया कि बेसिक फॉर्मुलेज हैं, और ई की कॉलिजन के अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। जैसे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना 1, सो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी लॉस नहीं होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल ही हमें मिलेगी। ये बात समझ में आई? तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। एक टाइम ये भी बनता है, कभी अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन प्लस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है कि रिलेशन क्या है। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन ज़्यादा होना चाहिए आफ्टर कॉलिजन से, इसलिए जो लॉस वाला पार्ट है वो आपके आफ्टर कॉलिजन में ऐड होगा। बिकॉज बिफोर कॉलिजन मतलब इनिशियल एनर्जी में से कुछ पार्ट माइनस हो गया, माइनस हुआ डेल्टा के, और रिमेनिंग आफ्टर कॉलिजन आपके पास पार्ट बचा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो ये रिलेशन रहता है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन में। क्लियर? अब न्यूमेरिकल्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करें? हमें डेटा दिया गया है, ध्यान से देखिए कि फर्स्ट पार्टिकल m मास u वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है, कॉलिजन केवल e लिखा है, e मतलब आप पार्शली इलास्टिक कॉलिजन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी बन गया है v1 एंड v2। कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ v1 एंड v2, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड पार्ट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इम्पैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है v1 माइनस v2। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए बेसिक इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सभी पार्टिकल्स आपको आइडेंटिकल दिए गए हैं, तो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा m इंटू यू प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। m कैंसिल आउट एंड इक्वेशन रहा u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिलेशन हमें मिला है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड इक्वेशन हम बना रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। सो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, कंटिन्यू किया। सो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u। तो रिलेशन क्या रहा? रिलेशन आपके पास मिला v2 माइनस v1 is equal to E times of U. This is second equation. तो क्या इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम v1 v2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दें, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये v1 प्लस का है, यहाँ पे v1 माइनस का है, कैंसिल आउट होगा। या यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u एंड v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu। ठीक है, v1 कैंसिल आउट, तो रिलेशन क्या रहा? 2v2 इज इक्वल टू u 1 प्लस e। क्लियर? सो v2 का वैल्यू आपको मिला v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e u बाय 2। अब इस v2 की इक्वेशन को, v2 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, सो आपके पास रिलेशन है u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। कैलकुलेट करना है अब v1, सो v1 इज इक्वल टू u माइनस v2, और v2 का वैल्यू आया कितना है? 1 प्लस e u बाय 2। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू मिलेगा 1 माइनस e u बाय 2। सो v1 v2 दोनों कैलकुलेट हो गया। तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना था रेशियो ऑफ v1 बाय v2, यानी रेशियो ऑफ v1 एंड v2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ v1, वैल्यू ऑफ v2 दोनों आपने सॉल्व किया, एंड आंसर इज v1 बाय v2 इज इक्वल टू 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड हमसे पूछा गया फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
तो जो कॉलिजन हुआ है वो परफेक्ट पार्शली इलास्टिक कॉलिजन है, यानी लॉस यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग इक्वेशन हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर। सो सेकेंड पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के। सो डेल्टा के इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मेट हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर आना चाहिए u1 माइनस u2 स्क्वायर। सभी वैल्यूज पुट करें, पार्टिकल्स आपको आइडेंटिकल दिए गए हैं तो m स्क्वायर डिवाइड बाय 2m 1 माइनस ई स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल u से चल रहा है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो आंसर आया u स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया डेल्टा के। अब डेल्टा के को अगर आप फर्दर कैलकुलेट करें तो डेल्टा के इज इक्वल टू, एक m कैंसिल आउट, वैल्यू 4, सो लिखेंगे आप m बाय 4 1 माइनस ई स्क्वायर u स्क्वायर, वैल्यू ऑफ डेल्टा के। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है। फिर आपसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इंपैक्ट, यानी कितना एनर्जी लॉस हो गया, फ्रैक्शन पूछा गया है तो इनिशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। तो इनिशियल एनर्जी है कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर, बिकॉज सेकेंड पार्टिकल तो रेस्ट पर है। ठीक, सो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, थर्ड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे होगा, कितना एनर्जी लॉस हुआ डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। सो लॉस पार्ट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, एम यू स्क्वायर बाय 4 1 माइनस ई स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल यू से चल रहा है, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है, तो एनर्जी आपको मिलेगा हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो एम यू स्क्वायर आपने कर दिया कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 and 4 ये भी कैंसिल आउट एंड रिजल्ट इज 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज योर आंसर। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन ई का इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप v1 v2 फाइंड कर सकते हैं। अगर आप v1 v2 फाइंड करने के लिए इन इक्वेशन का यूज़ नहीं करना चाहते तो जो आपको एक कंप्रेस फॉर्मूला दिया गया है वो यूज़ करें, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, v1 v2 वहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और उन दोनों का रेशियो हमें कैलकुलेट करना था। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, तो कितना लॉस हुआ, तो डेल्टा के डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यूज कर लिया, आंसर आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 2। क्लियर, नेक्स्ट पार्टिकल्स हमें गिवन है m1 एंड m2। फर्स्ट पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेकेंड पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है, e हमें कैलकुलेट करना है एंड आफ्टर कॉलिजन आपको दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो रेस्ट कंडीशन में आ गया और सेकेंड पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ e इफ half of the kinetic energy is lost during impact, half of the initial kinetic energy is lost during impact। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितनी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो वो केवल इसी पार्टिकल के पास है, वैल्यू रहेगा हाफ m1 u स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, बिकॉज आपको यही देखना है कि हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ के इक्वल है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कॉलिजन आपके पास एनर्जी है। इन इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है। क्या बात समझ में आई, कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक, फर्स्ट हम अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज हमें v1 v2 तो सॉल्व करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है या नहीं है, रिक्वायरमेंट है। क्यों है अभी समझ में आएगा, बिकॉज m1 m2 का रिलेशन वो भी तो हमारे पास होना चाहिए। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट इसी को कैलकुलेट कर लें, जैसा मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, आप देखिएगा कि डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर एंड u स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ m1 u स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ से e का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो m1 m2 की टर्म में मिलेगा, जो आना नहीं चाहिए।
ठीक है, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं कि पहले M1 M2 को रिलेट कर सकें, V और U को रिलेट कर सकें, ताकि आपको कोई जो आंसर मिलेगा एक्चुअल में जो E का वैल्यू है वो आपका बिटवीन 0 एंड 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी कोई नंबर आना चाहिए, वेरिएबल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको M1 M2 का वैल्यू, M1 M2 का रिलेशन, V और U का रिलेशन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखेंगे आप M1U इज इक्वल टू M2V, सेकेंड इक्वेशन, कोई डाउट? फिर आपने अप्लाई किया वैल्यू ऑफ E, सो E इज इक्वल टू, बेसिक रिलेशन है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, और आपको V1 0 दिया गया है और U2 भी 0 दिया गया है, तो यहां से आपको मिलेगा E इज इक्वल टू V बाय U। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके पहले हम M1 और M2 का रिलेशन, V और U का रिलेशन फाइंड कर लें। तो V और U का रिलेशन तो आपको यहां से डायरेक्टली मिल गया, V इज इक्वल टू EU, V इज इक्वल टू EU। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, सो फ्रॉम इक्वेशन टू, अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, M1U इज इक्वल टू M2V, सो M1U इज इक्वल टू M2V, और V के प्लेस पर क्या पुट करना है, EU। ठीक है, U एंड U कैंसिल आउट, तो M1 का रिलेशन आ गया EM2। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपको M1 M2 का रिलेशन भी पता है, V और U का रिलेशन भी पता है, और अब जो आपको रिक्वायर्ड आंसर है E का वैल्यू वो कैलकुलेट किया जा सकता है। रिलेशन क्या गिवन है आपको कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन डिवाइड बाय 2। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, बेसिक इक्वेशन 1 माइनस E स्क्वायर U1 माइनस U2, यानी U माइनस 0 स्क्वायर। यह आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और बिफोर कॉलिजन एनर्जी कितना है, हाफ M1U स्क्वायर, और उसका हाफ होना चाहिए। अब ये रिलेशन आपको ट्रू करना है, प्रूव करें, दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दें और E का वैल्यू फाइंड कर दें। ठीक है, तो हाफ M1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो इन दोनों टर्म को कैंसिल आउट कर दिया गया, हाफ M1 एंड हाफ M1 कैंसिल आउट। ठीक, U स्क्वायर कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या बचा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये रिलेशन आपके पास है। ठीक है, अब M1 M2 को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, M1 इज इक्वल टू EM2, M1 इज इक्वल टू EM2, वैल्यू पुट कर दें। सो M1 इज इक्वल टू EM2, वैल्यू पुट किया, तो M2 अपॉन EM2 प्लस M2 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? कॉमन लिया M2, सो M2 1 प्लस E, और 1 माइनस E स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस E 1 माइनस E इज इक्वल टू हाफ। M2 कैंसिल आउट, 1 प्लस E ये भी कैंसिल आउट। क्लियर? सो फाइनल क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग रहा 1 माइनस E इज इक्वल टू हाफ। सो E इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशंस यूज करना भी आना चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो V1 V2 का, तो वहां से केवल आप V1 एंड V2 ही कैलकुलेट कर पाएंगे, और जो डिफरेंट फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उनके लिए हमें बेसिक इक्वेशंस आना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे फाइनली पूछा गया कि V1 बताएं V2 बताएं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करें, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर कुछ और पूछा गया जैसे M1/M2 रेशो, V1/V2 रेशो, तो फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक इक्वेशंस का ही यूज लेना होगा। ठीक है, जो रिलेशन दिया उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे, क्या हमें कैलकुलेट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। ठीक है, यानी क्या रिलेशन हमें चाहिए जिससे हमारा न्यूमेरिकल इजी हो जाए। तो आपको M1 और M2 का रिलेशन चाहिए था, पुट किया, हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ से हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। पहले कल भी हमने इसका एग्जांपल किया स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस का, और इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर हम ये कंसीडर करते हैं कि पूरा सिस्टम सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक बात। और यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं कि ब्लॉक के पास पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, बाद में कितना है, स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी चला गया, इक्वेट करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से समझे, हमें दिया गया है कि 3 किलोग्राम का मास 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है और 2 किलोग्राम का 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट किया। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है 900 न्यूटन पर मीटर, ठीक। बोला गया इफ स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ इनिशियली देन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, कौन सी कंडीशन में, फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या बननी चाहिए, आप सोचो। इसका स्पीड कितना है 5, सेकेंड फर्स्ट ब्लॉक का स्पीड कितना है 10, कौन ज्यादा तेज चल रहा है 3 किलोग्राम वाला। क्या होगा, ये धीरे धीरे चलता रहेगा और ये 3 किलोग्राम का पीछे से आके इसको कोलाइड करेगा, पुश करेगा। इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, इसका मतलब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब 3 किलोग्राम यहाँ पर होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो चुकी होगी मैक्सिमम, और 2 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पर होगा, यानी स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया। स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया और कंप्रेशन आपने कंसीडर किया x, ठीक, और पूरा सिस्टम सेम भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। आई बात समझ, बिकॉज आप इसको प्रैक्टिकली देखने का ट्राई करो, समझ में आएगा। 3 किलोग्राम ब्लॉक की वेलोसिटी ज़्यादा है, 2 किलोग्राम ब्लॉक की वेलोसिटी कम है, तो ये धीरे धीरे चल रहा है। ये 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, ये 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, तो थोड़े टाइम बाद ये इसको कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड करेगा तो अभी भी ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, 2 किलोग्राम का जो पार्टिकल है धीरे धीरे चल रहा है, और जो 3 किलोग्राम वाला पार्टिकल है वो तेज चल रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि बीच में स्प्रिंग फंस गई और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, ठीक। और इसी इंस्टेंट पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। यही इंस्टेंट आपके लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होगा। उसके बाद वापस ये क्या करने लगेंगे, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, जिसमें पहले आता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फिर आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अप्रोच में पीछे वाला जो पार्टिकल आ रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक, तभी दोनों में कोलिजन होगा। फिर दोनों साथ साथ एक वेलोसिटी से चलते हैं, उसके बाद अब सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो आगे चल रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम v का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो क्या अप्लाई करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आप अप्लाई करें तो फर्स्ट कितना 3 × 10, फर्स्ट पार्टिकल के लिए 3 × 10, सेकेंड पार्टिकल 2 किलोग्राम का 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 × 5। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन 3 + 2, ये जो सिस्टम आपको दिया गया है कंबाइंड वेलोसिटी v से चलने लगा। क्या v का वेलोसिटी सोल्व किया जा सकता है, v का वैल्यू 3 × 10 30 + 10 इज इक्वल टू 5v, एंड v इज इक्वल टू 40/5, v इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड, यानी इनकी कंबाइंड वेलोसिटी आपको मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या अप्लाई करें, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। यही आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग कितना है। तो अब हमने अप्लाई किया एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या हम अप्लाई करते हैं कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन एनर्जी कंपोनेंट सेम आना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी, फर्स्ट पार्टिकल के पास एनर्जी हाफ 3 × 10 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल के पास एनर्जी हाफ × 2 × 5 स्क्वायर, एंड आफ्टर कोलिजन ये जो 2 + 3 है सेम वेलोसिटी v से चल रहे हैं और स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ गया x। तो एनर्जी कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं, हाफ 3 × 10 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3 × 10 स्क्वायर प्लस हाफ 2 × 5 स्क्वायर बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये 3 + 2 साथ साथ चलने लगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, प्लस स्प्रिंग के लिए आपने लिखा हाफ kx स्क्वायर, वैल्यू ऑफ k गिवन है 900 एंड x स्क्वायर। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है
हाफ मल्टीप्लाई बाय 900 एक्स स्क्वायर। तो आपको ये एक्स एम कैलकुलेट करना है, इक्वेशन से सॉल्व करें। सो वैल्यू 3 इंटू 100/2 300/2 यानी 150 प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 64/2 32 इंटू 5 160। So 160 is equal to 450 plus 450 xm स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ रिजल्ट क्या रहेगा 175 एंड 160 यानी 15 इज इक्वल टू 450 xm स्क्वायर। सो xm स्क्वायर इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 450, that means 1/30. So value of xm is 1/√30 meters. This is your answer. कभी भी न्यूमेरिकल में स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा गया हो, एलोंगेशन पूछा गया हो, तो हमें ये कंसीडर करना होता है कि पूरा सिस्टम सेम ही वेलोसिटी से चल रहा है और वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है। अप्रोच एंड सेपरेशन, तो अप्रोच, अब ये वाला जो पार्ट है जो अप्रोच और सेपरेशन के बीच का है, यही आपका मैक्सिमम कंप्रेशन वाला पार्ट है और इसी इंस्टेंट पे पूरे सिस्टम का वेलोसिटी सेम होता है। तो इसी इंस्टेंट पर आप कैलकुलेट करते हैं। पहले आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, यहाँ से आपको कॉमन वेलोसिटी मिलेगा, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल थोड़ा सा मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल है कि वेलोसिटी किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है, लैंग्वेज अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या लिखा है? इफ़ कॉलिजन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड 2 इज इलास्टिक। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं उनकी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कौन सा ब्लॉक 1 है कौन सा ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। तो आपको दिख रहा है कि 2 and 3 रेस्ट में है, ठीक। ये जो फर्स्ट ब्लॉक है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे जाके कोलाइड करेगा? सेकेंड पार्टिकल से कोलाइड करेगा। तो बिटवीन 1 and 2 जो मोशन हो रहा है, जो कोलिजन हो रहा है, वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? सेम पार्टिकल, सेम मास के पार्टिकल्स अगर आपको दिए गए हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0, तो क्या होगा? आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती। याद आया केस 1 हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट केस यहाँ पे बनेगा कि जब ये पार्टिकल इस पे जाके कोलाइड करेगा तो ये पार्टिकल यहाँ आ गया, फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पर, सेकंड ब्लॉक यहाँ पर, स्प्रिंग अभी कनेक्टेड है, ये 2m है, तो 2m तो अभी भी किस पर रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। बिकॉज हम बात करें 1 और 2 के बीच में जब कोलिजन हुआ उस केस में क्या होना चाहिए? तो केस 1 के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल मास के पार्टिकल अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो वेलोसिटी दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। इसका मतलब अब फर्स्ट बॉडी किस पर आ जाएगी? रेस्ट पर आ जाएगी, और जो सेकेंड बॉडी है अब वो v वेलोसिटी से चलने लगेगी। आई बात समझ? नेक्स्ट, and maximum compression in the spring is x, then find spring constant। तो प्रोसेस देखें, प्रोसेस में क्या हुआ? प्रोसेस में ये हुआ कि पहले तो पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लिया, अब सेकेंड पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई v, और जो 2m है यानी जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड ब्लॉक है, वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब थर्ड वाला तो रेस्ट पर है, सेकेंड वाले के पास वेलोसिटी आ गई, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन तो आएगा। ये देखो 2m, ये रेस्ट पर है, m वाला मूव करने लगा, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होती जाएगी। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया और उस टाइम पर अब ये जो ब्लॉक है 2m, m और स्प्रिंग तीनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी सेम आना चाहिए। तो थर्ड डायग्राम इसका क्या बनेगा? थर्ड डायग्राम आपके पास रहेगा कुछ इस तरीके से कि जो फर्स्ट ब्लॉक है ये तो आ गया रेस्ट कंडीशन में, ये तो यहीं पर आ गया, एंड सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस्ड। कितना कंप्रेस हो गई? x कंप्रेस हो गई, और जो पूरा सिस्टम है वो v वेलोसिटी से चलने लगा, या इसका हम नाम दे देते हैं v डैश, ठीक, या v डैश के बजाय हम इसको नाम दें v नॉट।
कि पूरा सिस्टम v नॉट वेलोसिटी से यानी सेम वेलोसिटी से चलने लगा। तो ये प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोलिजन का पूरा यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी काम में आता है। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किया जाए, सबसे पहले आप देखें कॉमन वेलोसिटी कितना, और कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें और k का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगा। बात आई समझ, ध्यान दो। तो फर्स्ट हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के लिए मैं अप्लाई नहीं करना, बिकॉज आप सेकंड ब्लॉक की वेलोसिटी तो देख चुके हैं कि v आ गई, ठीक। अब इसके आगे क्या है वो हम देखें। तो यहाँ पर मोमेंटम किसके पास है, m इंटू वी, सेकेंड ब्लॉक के पास। सो m इंटू वी, और आप थर्ड स्टेप में बना m प्लस 2m इज इक्वल टू वी नॉट। सो वी नॉट इज इक्वल टू v बाई 3, यानी फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट आपके पास आ गया विच इज v बाई 3। क्लियर हुआ पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, पूरा सिस्टम अगर v बाई 3 से चल रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना आएगा, देखो ध्यान से। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पहले m मास की ब्लॉक के पास v वेलोसिटी था, ठीक। अब ये v वेलोसिटी किन किन के पास गया, m प्लस 2m, यानी सिस्टम की जो वेलोसिटी है अब वो आ गई v नॉट स्क्वायर प्लस स्प्रिंग में एनर्जी हाफ के x स्क्वायर। समझ में आ गई इक्वेशन। देखो यहाँ पे अभी वेलोसिटी किसके पास है, सेकेंड ब्लॉक के पास। तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास, सेकंड ब्लॉक के पास। अब जो सेकंड ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, सेकंड ब्लॉक आगे बढ़ा, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, 2m भी चलने लगा, यानी सेकंड ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्प्रिंग प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिवाइड हो गई। और यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं k का, ठीक है, ध्यान दें। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 3m, और v नोट के प्लेस पर v बाय 3 स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ से आप हाफ, तीनों ही टर्म से ये हाफ कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो वैल्यू आपके पास रिमेनिंग रहेगा एम वी स्क्वायर, यहाँ बचेगा m3mv स्क्वायर बाई 9, यानी माइनस mv स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। So 2mv square by 3 is equal to kx square, and k हमने कैलकुलेट कर लिया जो आपसे पूछा गया है, k is equal to 2mv square by 3x square. This is your answer. आई बात समझ। तो सभी क्वेश्चन हम सेम फॉर्मेट के कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी कहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएँ, वो भी इसी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ा। बाकी जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पैटर्न हमारे आता है सिमिलरली वैसे ही हम क्वेश्चंस यहाँ पर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें आप, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड x, पहले से स्प्रिंग को x कंप्रेस करके रखा हुआ है। m1 और m2 इनिशियली दोनों रेस्ट कंडीशन में हैं, इनिशियली दोनों रेस्ट कंडीशन में दिए गए हैं, ठीक। सिस्टम कहाँ रखा है, सिस्टम इज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। नाउ इफ स्प्रिंग इज रिलीज्ड, अब स्प्रिंग को अगर रिलीज कर दिया जाए देन फाइंड स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। क्या किया गया, दो ब्लॉक रखे गए m1 और m2, दोनों को कंप्रेस करके, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है, अभी इनको रिलीज नहीं किया। कितना कंप्रेस किया, x कंप्रेस किया, और स्प्रिंग कोफिशिएंट कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब आप क्या करें, इन दोनों को छोड़ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ेंगे तो होगा क्या, m1 और m2 का मोशन का डायरेक्शन क्या आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। m1 जाएगा लेफ्ट साइड में और m2 जाएगा राइट साइड में, और दोनों का वेलोसिटी आपने v1 v2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे आपने स्प्रिंग को रिलीज किया, स्प्रिंग एक्सपेंड होने का ट्राई करेगा, अपना नेचुरल लेंथ पे आने का ट्राई करेगा, तो एक्सपेंड अगर होगा तो फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, तो m1 मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, m2 मूव करेगा राइट डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई। क्या करना है हमें, हमें कैलकुलेट करना है v1 एंड v2, कैलकुलेट हमें करना है v1 एंड v2। फर्स्ट अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट,
सेकेंड पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, कोई डाउट नहीं। फिर क्या हुआ, फिर हमने माना कि ये v1 से मूव कर रहा है और सेकेंड पार्टिकल v2 से मूव कर रहा है। देखो अगर आप सेम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं दोनों का, अगर हम ये नहीं मान रहे कि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं मान रहे, हम ये माने कि v1 भी इधर है v2 भी इधर है, तो आप दोनों जगह पॉजिटिव लिख दोगे। लेकिन आप बाई ऑब्जर्वेशन तो बोल सकते हैं कि v1 लेफ्ट में ही जाएगा v2 राइट में ही जाएगा, तो लेफ्ट वाले वेलोसिटी को हमें क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए, यानी m1 माइनस v1 प्लस m2 v2। और नेगेटिव लिखने का फायदा ये होगा कि आपको पहले से पता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में है, सॉल्व करने पर आंसर पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आप लिख सकते हैं कि जो m1 है वो मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर हम नहीं लिखते, ऐसा मानते कि इसकी वेलोसिटी v1 है इसकी वेलोसिटी v2 है, तो फिर आंसर में नेगेटिव आता। ठीक बात, तो इधर वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। जैसा हमें पहले से पता है कि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 आना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो यहाँ से v1 का वैल्यू आ गया m2 v2 बाय m1। तो हमने v1 कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो v1 हमें पता है, v2 भी पता है। ठीक बात, अब क्या अप्लाई करें, अब अप्लाई करें एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग स्प्रिंग जो है वो पहले से कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी है, लेकिन दोनों ब्लॉक कौन सी कंडीशन में, दोनों ब्लॉक है रेस्ट कंडीशन में। ठीक, अब जो स्प्रिंग एनर्जी वो किसके पास जाएगी, ब्लॉक्स के पास, यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर, और v1 के प्लेस पर या v2 के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, दोनों का रिलेशन आपको पता है, v1 इज इक्वल टू m2 v2 बाई m1 पुट कर दें। m2 v2 स्क्वायर बाय m1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है उनको देखें, तीनों प्लेस पर हाफ आ रहा है, यह हाफ कैंसिल आउट, कोई डाउट इसमें नहीं। यहाँ पर है m1, यहाँ पर है स्क्वायर, तो ये m1 एक पावर से कैंसिल आउट, ये भी ठीक। अब देखो, सो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m2 स्क्वायर बाई m1 फर्स्ट पार्ट से प्लस m2 सेकेंड पार्ट से v2 स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक। तो वैल्यू ऑफ v2, सो v2 पहले हम स्क्वायर की बात करें, सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। सो अगर मुझे v2 कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप स्क्वायर हटा देंगे और इक्वेशन में अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। सो v2 का वैल्यू आ गया, v2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर हम v1 कैलकुलेट करें सिमिलर फॉर्मेट में, आप v1 के प्लेस पर आपने जैसे v2 पुट किया, v2 के प्लेस पर आप v1 पुट करें, तो सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, v1 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर अपॉन m2 प्लस m1 इन होल अंडर रूट। तो सिमिलर रिलेशन हमें मिलेगा। पुट क्या करोगे आप, पुट हम करेंगे कि v2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2। तो ये दोनों आंसर्स आपको मिल गए v1 एंड v2 के। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब भी आपको स्प्रिंग ब्लॉक न्यूमेरिकल मिलेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन दिया है, मैक्सिमम एक्सटेंशन दिया है, तो भी आप अप्लाई करेंगे, सिस्टम को सेम वेलोसिटी से चलता हुआ कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट हमें दिया गया है, एक बिगर ब्लॉक है जो रेस्ट कंडीशन में है, उसका मास है 4 किलोग्राम। एक सेकेंड ब्लॉक है 1 किलोग्राम का जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम व्हेन बोथ मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एंड ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। यानी हमें फ्रिक्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, सीधे सीधे हमें दिया गया कि अगर
दोनों जब एक साथ चलने लगे उस इंस्टेंट पर ब्लॉक कितनी हाइट गेन कर लेगा। ध्यान से समझना, दोनों साथ चलने लगे इसका मतलब है कि ये जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक है वो यहाँ पे कहीं आ गया होगा, बिकॉज चलेगा तो कुछ हाइट भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना हाइट इसने गेन किया है। ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है। अब मुझे बताएं कि वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में मतलब मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। ध्यान दें कि जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर एक mg का इफेक्ट तो आ रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसके कारण मोमेंटम आपका y एक्सिस में चेंज होगा। लेकिन कंजर्व कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? कंजर्व रहेगा आपका x डायरेक्शन में, बिकॉज x डायरेक्शन में एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा। इन x डायरेक्शन F एक्सटर्नल इज 0। सो मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा? x डायरेक्शन में ही कंजर्व रहेगा। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड momentum is conserved only in x डायरेक्शन, ठीक है। तो x डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में चल रहा होगा। फाइनली जब वो h हेड तक पहुंच जाएगा, इनिशियली केवल ये ब्लॉक चल रहा था, फाइनली पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है x डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। y डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, यानी f एक्सटर्नल 0 नहीं मिल रहा। ठीक बात, क्या करें? अगेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सबसे पहले अप्लाई करें। तो पहले 1 किलोग्राम ब्लॉक के पास 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, 4 किलोग्राम ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में था, एंड फाइनल कंडीशन में 1 + 4 दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो 10 इज इक्वल टू 5v। सो कॉमन वेलोसिटी आपको मिल गया 10/5, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सेकेंड क्या अप्लाई किया जाए? एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड हम क्या अप्लाई करें? एनर्जी कंजर्वेशन। किसके पास एनर्जी थी? पहले केवल 1 किलोग्राम के पास एनर्जी थी, क्योंकि 1 किलोग्राम 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। बाद में जो एनर्जी है एक तो पूरे सिस्टम के पास आ गई, बिकॉज पूरा सिस्टम आपका v वेलोसिटी से मूव करने लगा, प्लस यहाँ पर 1 किलोग्राम ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ चेंज हुआ है। क्या लिखें? तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास बनेगी कि पहले 1 किलोग्राम का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, ठीक है, हाइट रेफरेंस हमने 0 कंसीडर किया, उसके बाद ये h हाइट तक चला गया, तो सिस्टम बन गया आपका 1 + 4 5 किलोग्राम का, जो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, प्लस 1 किलोग्राम ब्लॉक ने h हाइट अटेन कर लिया, mgh आपने अप्लाई किया। ठीक है, सॉल्व करें। 100/2 50 इज इक्वल टू 5/2 × 4, या 5 × 4 20/2 10 प्लस 10h। ठीक, सो 40 इज इक्वल टू 10h एंड वैल्यू ऑफ h इज 4 मीटर। यानी जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक है उसने कितनी हाइट अटेन कर ली? 4 मीटर की। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सब आपके कॉलिजन पर बेस्ड होते हैं। क्लियर? नोट करें। नाउ नेक्स्ट, बैलिस्टिक पेंडुलम। ये एप्लीकेशन है आपका कॉलिजन का। अब बैलिस्टिक पेंडुलम से क्या हम समझते हैं? मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लॉक को हैंग कर दिया। ठीक है, ये ब्लॉक आपका कैपिटल M मास का है और इसको आपने हैंग कर दिया, यानी ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है। और हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है और स्पीड u है। ये ब्लॉक की तरफ मूव कर रही है। ठीक बात, ब्लॉक से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद बुलेट ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गई। यानी हमें क्या कंसीडर करना है? आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर स्ट्राइक
बुलेट एम्बेडेड इन ब्लॉक, तो क्या कंडीशन बनेगी? जैसे ही बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो जाएगी, अब यहां पर एक सिस्टम बन जाएगा, यानी m प्लस स्मॉल m, ठीक, और इस m प्लस स्मॉल m के पास एक वेलोसिटी आएगी, तो ये आगे बढ़ने का ट्राई करेगा, लेकिन ये तो बंधा हुआ है। ये बात समझे? अगर ये बंधा हुआ है तो ये आगे बढ़ने की बजाय कुछ इस तरीके से मोशन करेगा, मतलब पेंडुलम की तरह मोशन करने लगेगा। प्रोसेस समझना, जैसे ही ये बुलेट इसके अंदर एम्बेड होगा, अब यहाँ पर बन गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इसकी स्पीड अब u नहीं रही, बिकॉज मास के अंदर चेंज आया, यानी अब स्पीड हो गई इसकी v, ठीक। और इसको मान लेते हैं कि ये इनिशियली इसी तरीके से कनेक्टेड है। अब ये मूव करना स्टार्ट होगा इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लेकिन बंधा हुआ है, बंधा हुआ होने के कारण ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब फाइनल मोशन कुछ इस तरीके से होगा, और एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर ये अगेन रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, और आप ये यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि हाइट कितना गेन हुआ है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर हाइट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का हाइट आप देख लें। अगर इस तरीके से आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ बेस और इधर बेस, दोनों के बीच में कितना हाइट का डिफरेंस आ गया, यानी यहाँ पे हाइट कैलकुलेट किया जा सकता है, सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना एंगल फॉर्म करेगा वर्टिकल से ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बिकॉज अगर मैं स्ट्रिंग लेंथ को L कंसीडर कर लूँ, अगर हम स्ट्रिंग लेंथ को कितना कंसीडर कर लें? L, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? L ही रहेगा। अगर L का थीटा की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लें तो L का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या मिलेगा? L cos थीटा। मतलब हाइट कितना गेन हुआ? हाइट गेन बाय द ब्लॉक L माइनस L cos थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ में आई? इनिशियली आपको ये वाइट वाला ब्लॉक दिया हुआ था जो रेस्ट कंडीशन में था, इसके अंदर एक बुलेट फायर कर दिया, बुलेट एम्बेड हो गया, एम्बेड होने के बाद अब सिस्टम की वेलोसिटी में चेंज आया और बंधा हुआ है, इस कारण अब ये किसी मतलब मोशन, एक बाउंडेड मोशन करेगा, यानी पेंडुलम की तरह मोशन करने लगा और एक किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाकर रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। अब आपसे यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है? फाइनल वेलोसिटी कितना, हाइट कितना गेन किया, एंगल कितना बना, ये सब पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अप्लाई अभी भी हमें दो ही इक्वेशन करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो फर्स्ट हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल कंडीशन से देखें कि बुलेट के पास वेलोसिटी है u, बुलेट का मास है स्मॉल m, एंड कैपिटल m मास का जो ब्लॉक था वो रेस्ट कंडीशन में था इनिशियली, यानी कैपिटल M इंटू 0। जस्ट आफ्टर द कॉलिजन अब सिस्टम का टोटल मास आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m और वेलोसिटी आ गई v, यानी यहाँ वैल्यू रहेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय v। तो पहले आपने कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, कॉमन वेलोसिटी इज स्मॉल mu अपॉन m प्लस स्मॉल m। कॉमन वेलोसिटी आपने फाइंड किया। सेकेंड आपसे पूछा गया कि हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कितना, या हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक कितना, वो सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक। क्या करें? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। इनिशियली जो कैपिटल M प्लस स्मॉल m सिस्टम जो बना है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एनर्जी कितनी बनेगी? हाफ mv²। ठीक है, जब ये अपने मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर आ गया तो रेस्ट कंडीशन में आ गया, कितना हाइट गेन हुआ? h। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज? mgh। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m प्लस m v²। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी था हाफ m प्लस m v² किस में कन्वर्ट हो गया? m प्लस m इंटू जी एच, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या लिखें हम? हाफ m प्लस m v² यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। m प्लस m कैंसिल आउट, v का वैल्यू आपने पुट किया mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्क्वायर 1/2, कैपिटल M प्लस स्मॉल m आप कैंसिल आउट कर चुके हैं, इज इक्वल टू g प्लस h। तो हाइट वैल्यू आपको यहाँ पर मिला
स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक कितना रहेगा? स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g एम प्लस कैपिटल एम। ये बात समझ में आई? और यहां पे भी स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। और हाइट को अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है तो हाइट इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से आप हाइट, थीटा और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को भी रिलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है। आप इसको कैसे समझे? कोई ये आपका पर्टिकुलर कुछ टॉपिक नहीं है, आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट समझें कि न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरीके से किया जाए। अब यहाँ पे ब्लॉक की जगह कुछ भी आ सकता है, अलग अलग पार्टिकल हो सकते हैं। हो सकता है सिस्टम को आप यहाँ से रिलीज करें, किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल से रिलीज करें, या ऐसा बोला जा सकता है कि 30 डिग्री बनाने पे 30 डिग्री तक अगर ये पहुंच गया तो कितना हाइट मिलेगा, वेलोसिटी कितना आएगा। जैसे आप सर्कुलर मोशन वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वही प्रोसेस यहाँ पर भी बन सकता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको मिला है कॉलिजन से। ये कॉन्सेप्ट किससे मिला है? कॉलिजन से मिला है। यानी सिस्टम के पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कॉलिजन वाला पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट जिस तरीके से आप सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, उसी तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है। तो फॉर्मूलेज हमें याद नहीं करने, हम केवल ये समझ रहे हैं कि प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई होगा। जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया कि एक एम मास का बुलेट है, ये बुलेट एम मास का, जो यू वेलोसिटी से 3m जो कि रेस्ट कंडीशन में है, लेंथ है l, स्ट्रिंग लेंथ l आपको गिवन है। पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल, यानी वर्टिकल से बनने वाला मैक्सिमम एंगल कैलकुलेट हमें करना है। एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें गिवन है 4√gl। क्या करें? अगेन सिस्टम आप बनाएं कि प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे पहले जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो जाएगा तो एम्बेड होने के बाद अब यहाँ जो सिस्टम बनेगा वो 3m प्लस m यानी 4m का बनेगा, और इस 4m के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक बात। अब वेलोसिटी आएगी तो ये आगे बढ़ने का ट्राई करेगा, लेकिन ये तो बंधा हुआ है, और बंधा हुआ होने के कारण आगे बढ़ने की बजाय ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा। और आपसे पूछा गया है मैक्सिमम एंगल, यानी इस पर्टिकुलर एंगल पे जाके अगेन ये ब्लॉक यानी जो सिस्टम है वो कौन सी कंडीशन में आ जाना चाहिए? रेस्ट कंडीशन में आ जाना चाहिए। ये बात समझे? और इस टाइम पे यहाँ जो हाइट गेन होगा, हाइट गेन आप कैसे लिख सकते हैं? L1 माइनस कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। L क्या रिप्रेजेंट करेगा? L स्ट्रिंग लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी L है, ये भी टोटल L है। पॉइंट समझ में आ गया? तो जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसी के बिल्कुल एज इट इज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलता है। अगेन ये जो पार्ट है वो कॉलिजन का पार्ट है, जहां से आप v कैलकुलेट करते हैं कि सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी कितना, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई करते हैं और रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर बात? तो फर्स्ट हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है, बुलेट के पास वेलोसिटी है u, सो स्मॉल m इंटू यू कैपिटल m मल्टीप्लाई बाय 0। कैपिटल m का वैल्यू कितना है? 3m है, सो 3m इंटू 0, और टोटल सिस्टम आपका बन गया 3m प्लस m, और स्पीड आपने कंसीडर कर लिया v। क्लियर? सो u का वैल्यू कितना गिवन है? 4√gl, सो m 4√gl इज इक्वल टू 4mv। ठीक बात? तो m4 कैंसिल आउट एंड वेलोसिटी आपको मिल गई √gl। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब अगर आप वर्टिकल मोशन आपको पता है, वर्टिकल मोशन में अगर हम √2gl वेलोसिटी देते हैं तो √2gl वेलोसिटी देने पर ये पर्टिकुलर 90 डिग्री तक आ जाता है। याद आया? √2gl अगर वेलोसिटी दी जाती है तो जो ब्लॉक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ तक आ जाता है? 90 डिग्री तक आ जाता है। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी √2gl से कम दिया है तो ऑब्वियस बात है 0 से 90 के बीच में कहीं पे रुक जाएगा। तो उसी तरीके से आपको ये पता है कि पर्टिकुलर किसी थीटा एंगल पे जाके रुक जाएगा। थीटा का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 30, 40, 50, 60, 90 से ज़्यादा नहीं आएगा, 90 तक भी नहीं पहुँचेगा। ठीक बात?
क्योंकि जो वेलोसिटी है वो √2gl से कम है। अब क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें कि जो 4m मास का ब्लॉक है वो v वेलोसिटी से चला, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, यानी 4m इंटू g इंटू h। और h को हम क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4m कैंसिल आउट, वैल्यू ऑफ v आया आपके पास √gl, सो वैल्यू मिलेगा √gl स्क्वायर बाई 2 is equal to 4m cancel out g l 1 minus cos theta, clear। √gl square यानी gl cancel out, so gl by 2 is equal to gl 1 minus cos theta, ठीक। so 1 minus cos theta is equal to half, so cos theta is equal to half, so theta कितना आ गया, मैक्सिमम एंगल हमें कैलकुलेट हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात समझ में आई, सेम ही कॉन्सेप्ट से हम चल रहे हैं, क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने एक स्मॉल m मास का ब्लॉक लिया जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग लेंथ हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो स्मॉल m मास का ब्लॉक 80 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसको आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे लाके रिलीज कर दिया। जब आपने इसको रिलीज किया तो रिलीज करने पर ये कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आते आते क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी आप बता सकते हैं कितनी बनेगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा आपने कि अगर 90 डिग्री से रिलीज करते हैं तो वेलोसिटी यहाँ आते आते कितनी बन जाती है, √2gl। तो यहाँ आते आते पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई कितनी, √2gl। ये इस स्मॉल m पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। जैसे ही आपने इसको रिलीज किया यहाँ तक आते आते वेलोसिटी बन गई √2gl। यहाँ पर एक 3m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो पार्टिकल आपने रिलीज किया इस 3m वाले ब्लॉक से आके कोलाइड करेगा तो क्या यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के पास एक वेलोसिटी बनेगी। देखो ऐसा बोला गया कि कोलाइड किया है, ऐसा नहीं बोला कि एम्बेड हो गया है, ठीक है ना, ट्यूशन पढ़े। इफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस एंड 3m is on rough surface of mu is equal to 0.1 then find distance traveled by the 3m on the surface। कोलिजन किस तरीके का दिया है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का मतलब हमें E कितना कंसीडर करना है, E हमें 1 कंसीडर करना है, पहली बात। दूसरी बात, एम्बेडेड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि एम्बेड हुआ है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो m इंटू √2gl मिलेगा। 3m इनिशियली कौन सी कंडीशन में रखा हुआ है, रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। जैसे ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद क्या कंडीशन बनेगी कि ये स्मॉल m पार्टिकल है और ये 3m का पार्टिकल है या 3m का ब्लॉक है। तो इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो v1 v2 हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। फिर आपसे क्या पूछा गया कि अगर सरफेस विद फ्रिक्शन है यानी रफ सरफेस है तो ये जो 3m वाला ब्लॉक है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। 3m वाला ब्लॉक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन ने कितना लॉस किया। तो 3m वाला जो ब्लॉक है मान लीजिए x डिस्टेंस कवर करता है और फाइनली आके रुक जाता है, यानी अगेन कौन सी कंडीशन में आ गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व कर लेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर वो फ्रिक्शन एनर्जी की टर्म में लॉस हो जाएगी, ठीक बात। तो ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका कि v1 v2 कैलकुलेट कर पाए, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिया गया है ये अगेन कोलिजन वाला पार्ट है और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आए बात समझ। कोलिजन कैसा दिया है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वैल्यू हमें ई का कितना कंसीडर करना है, 1 कंसीडर करना है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर पार्टिकल को रिलीज किया तो यहाँ तक आते आते स्पीड कितना बनेगा, 90 डिग्री कवर करने में स्पीड बन जाता है √2gl। क्लियर।
तो यहाँ पर आप अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m मास के पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई √2gl प्लस 3m मास वाला पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में था, एंड आफ्टर द कोलिजन m मूव करने लगा v1 से और 3m मूव करने लगा v2 से। क्लियर? m कैंसिल आउट, यानी √2gl इज इक्वल टू v1 प्लस 3v2। ये इक्वेशन 1 आ गई। क्या हम √2gl का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं? देखो ध्यान से, √2gl अगर कैलकुलेट करना है, √2gl यानी 2 × 10 × 0.8, क्लियर? कितना आया? 0.8 × 10, 8 × 2 16, यानी वैल्यू आ गई 4। तो u का वैल्यू है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्मॉल m है वो 4 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड करेगा। तो यहाँ वैल्यू 4, यानी v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 4। So this is your equation number 1. सेकेंड इक्वेशन किसकी बनाए? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। सो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और वैल्यू ऑफ E इज 1। सो 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन 4 माइनस 0। इक्वेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या हम v1 v2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिकॉज हमें v1 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है v2 से, क्योंकि 3m मास की जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी के कारण ये एनर्जी गेन करेगा और रफ सरफेस पर आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा तो कुछ टाइम चल के ये रुक जाएगा। तो कितना चला वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात? तो v1 v2 कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने पहले परफॉर्म किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 4 एंड माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अगेन 4। क्लियर? दोनों इक्वेशंस अगर हम कैलकुलेट करें, सो v1 कैंसिल आउट, 4v2 इज इक्वल टू 8। सो v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और v2 का वैल्यू अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, लेट्स सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। ठीक? सॉरी, v2 आया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 8/4 2 मीटर पर सेकेंड। एंड इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 4, यानी v1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 एंड v1 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात? अब देखो माइनस अपने आप आ गया ना, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन आपने कंसीडर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा होगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद अब आप ये बोल सकते हैं कि जो m है ये v1 से लेफ्ट साइड में जाएगा, और जो 3m है वो v2 से, और v2 है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, इससे ये राइट हैंड साइड में या प्लस एक डायरेक्शन में चलेगा। ठीक बात? v1 v2 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इतना पार्ट तो आपने सोल्व किया कॉलिजन से। अब हमें अप्लाई करना है एनर्जी कंजर्वेशन, कि अगर 3m मास का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा? देखो ध्यान से। सो हाफ 3m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक रखा हुआ है 3m मास का, नॉर्मल लगेगा 3mg, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू 3mg, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। तो वैल्यू यहां पे बनेगा म्यू एन एक्स। ठीक है ना? म्यू एन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। सो हाफ इंटू 3m, v2 के प्लेस पर 2 स्क्वायर, म्यू का वैल्यू 0.1, एन को क्या लिखें? mg, यानी 3m इंटू जी मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो 3m कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एक्स, यानी x इज इक्वल टू
2 मीटर। सो जो 3m मास का पार्टिकल है वो 2 मीटर चल के रुक जाएगा, पूरी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी। ठीक, तो अगेन आपने पहले कोलिजन वाला पार्ट, कोलिजन वाले पार्ट से दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी फाइंड किया। अब यहाँ जो 3m की काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन एनर्जी की टर्म में लॉस हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया 3m मास से, तो एक फैक्टर लगेगा जिसको आप नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 3mg ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल को, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू आपको गिवन है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एंड एक्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया। ठीक बात, नोट करें।